सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों आज की इस कक्षा में हम कक्षा 8वीं की हिंदी एलसी डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने पेज नंबर 42 तक डिस्कस कर दिया है, तो आज हम पेज नंबर 43 से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देख करके अपनी हिंदी एलसी में जो भी पुस्तक अभ्यास एलसी अभ्यास कार्य है उसको आप कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला गद्यांश है, साहित्य उन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये गद्यांश है, तो इस गद्यांश को हमने पढ़ा है और मैं आप इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो यहाँ पर होगा पुस्तकालय और भारत। इसका जो उचित शीर्षक होगा वो होगा पुस्तकालय और भारत। पुस्तकालय और भारत, पुस्तकालय और भारत। क्यों पुस्तकालय क्यों होगा, क्योंकि पुस्तकालय के बारे में इसमें बताया गया है और भारत के बारे में, भारत और यानी भारत की जो पुस्तकालय हैं वो किस तरीके के हैं, कैसे हैं, उसके बारे में एक चर्चा की गई, जिसके कारण इसका जो शीर्षक होगा, उचित शीर्षक हो पुस्तकालय और भारत होगा। ठीक है, उसके बाद साहित्य उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो आप लिखेंगे साहित्य उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण साधन पुस्तकालय है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहले ही लाइन में। ठीक है, तो साहित्य उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुस्तकालय है। सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह क्या है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पुस्तकालय ही। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा। चौथा, पुस्तकों के संग्रहों के प्रमुख स्थान कौन कौन से थे, तो वहाँ पर आप लिखेंगे पुस्तकों के संग्रहों के जो प्रमुख स्थान थे देवालय, विद्यालय और नृपालय थे। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे। सभ्यता, सभ्यता का विलोम हो जाएगा असभ्यता या फिर बर्बरता, दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों ही इसके विलोम है, असभ्यता और बर्बरता। उसके बाद साधारण का विलोम शब्द असाधारण और विशिष्ट, दोनों ही है इसका, असाधारण और विशिष्ट दोनों ही इसके विलोम शब्द हैं, साधारण का असाधारण या फिर विशिष्ट। ठीक है, इतिहास शब्द का जो विशेषण होगा वो ऐतिहासिक होगा। ठीक है, संसार का पर्यायवाची होगा जगत। अभिवृद्धि में उपसर्ग जो है वो अभि उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़कर, कविता हमने पढ़ा है, आप पढ़ लीजिएगा। इसका हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर जो है उसको करते हैं। ठीक है, क्योंकि कविता पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, कविता आपके बुक में दी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं इसका आंसर डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। उपयुक्त शीर्षक बताइए। अब यहाँ पर उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे आगे चलेंगे। ठीक है, इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। कवि लक्ष्य प्राप्ति के लिए किस तरह के प्रयत्न की बात करता है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे और अंतिम तरंग तक संघर्ष करेंगे, ये दोनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तीसरे को आप टिक करेंगे, ये ऑप्शन। कवि ने किस तरह की परेशानियां बताई हैं, तो उपर्युक्त सभी। कवि को विजयी होने में किसका सहारा है, उपर्युक्त सभी का। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है शाम ढल रही है। इसका आशय क्या है, इसका आशय यह है कि समय समाप्त हो रहा है, इसका यह आशय है। शाम ढल रही है, इसका आशय है समय समाप्त हो रहा है। पराजय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा। भगवान का पर्यायवाची, इसमें सभी भगवान के पर्यायवाची हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई एक टिक करने को करता है तो आप किसी को भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी भगवान के पर्यायवाची हैं। भय का विशेषण हो जाएगा भयावह। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए लक्ष्य का जो तद्भव रूप होगा वो लाख हो जाएगा। ठीक है, आश्चर्य कौन सा शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। ठीक है, उसके बाद वाच्य का अवधारणा चित्र आपको बनाना है, तो आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे वाच्य, वाच्य लिख करके उसको आप इस तरीके से 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा कर्तृवाच्य, ये हो जाएगा कर्मवाच्य और ये हो जाएगा भाववाच्य। तो इस तरीके से आप वाच्य का उदाहरण चित्र बना देंगे। ठीक है, उसके बाद देखें मुहावरे। मुहावरे आपे से बाहर होना, इसका जो अर्थ है आपे से बाहर होना, इसका मतलब है बहुत अधिक गुस्सा होना। बहुत अधिक गुस्सा होना, आपे से बाहर होना यानी बहुत अधिक गुस्सा होना,
ये इसका अर्थ हो गया। इसका वाक्य प्रयोग आप कैसे करेंगे, तो इसका वाक्य प्रयोग आप करेंगे कि, हाँ, इसका वाक्य प्रयोग आप इस तरीके से करेंगे कि छोटी छोटी बातों पर आपस से बाहर होना सज्जनों का काम नहीं है। छोटी छोटी बातों पर आपस से बाहर होना सज्जन व्यक्तियों का काम नहीं है। ये इसका वाक्य प्रयोग होगा। अगला है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका मतलब है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना। ठीक है, इसका अर्थ है कि स्वयं अपनी प्रशंसा करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कोई लाभ नहीं होता जब तक कोई दूसरा हमारी प्रशंसा न करे या कोई दूसरा व्यक्ति मेरी प्रशंसा न करे। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कोई लाभ नहीं होता जब तक दूसरे लोग मेरी प्रशंसा न करें। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग ये होगा। अगला है आंसू पोंछना। आंसू पोंछना का मतलब हिम्मत देना है। ठीक है, धीरज देना भी हो जाएगा इसका अर्थ। ठीक है, हिम्मत देना या धीरज देना। ठीक है, या धीरज दिलाना भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धीरज दिलाना या हिम्मत बधाना दोनों इसके अर्थ हैं। कोई एक लिख सकते हैं आप, हिम्मत दिलाना, सॉरी, धीरज दिलाना या हिम्मत बधाना। ठीक है, ओके। उसके बाद इसका जो वाक्य प्रयोग होगा, धीरज दिलाना या हिम्मत देना। ठीक है, दोनों इसके अर्थ होंगे। इसका जो वाक्य प्रयोग होगा, वाक्य प्रयोग ये होगा कि आदित्य के पिता के मरने के पश्चात आशुतोष ही उसके आंसू पोंछने वाला रह गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो कोई और भी दूसरा भी वाक्य प्रयोग इसमें कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो आंसू पोंछना शब्द है ये उसमें आना चाहिए। ठीक है, वाक्य में, वाक्य प्रयोग करते समय। ठीक है, अगला है अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला, इसमें देखिए इसका अर्थ है इकलौता पुत्र। अंधेरे घर का उजाला, इसका अर्थ है इकलौता पुत्र। ठीक है, इसका जो आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो इसका वाक्य प्रयोग आप कुछ इस प्रकार से करेंगे कि, हाँ, साहिल अपने माँ बाप की अंधेरे घर का उजाला है। साहिल अपने माँ बाप के अंधेरे घर का उजाला है। अगला है अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अब इसका है तरह तरह से सोचना। इसका जो अर्थ है वो है तरह तरह से सोचना। इसका वाक्य प्रयोग होगा विज्ञान के ये चमत्कार तभी संभव हो पाए जब वैज्ञानिकों ने अक्ल के घोड़े दौड़ाए। ठीक है, दूसरा प्रश्न, रेखांकित शब्दों के स्थान पर मुहावरों का प्रयोग करवा के पुनः लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, रोहन तो मूर्ख है। अब मूर्ख के लिए आप मुहावरा क्या करेंगे? मूर्ख के लिए बहुत सारे मुहावरे हैं, कोई मुहावरा आप कर सकते हैं। जैसे रोहन तो उल्लू का पट्टा है, उसे समझाने से कोई लाभ नहीं, ये आप कर दीजिए। ठीक है, या और भी मुहावरे हैं वो आप कर सकते हैं। रोहन तो उल्लू का पट्टा है, उसे समझाने से कोई लाभ नहीं, पहले का हो जाएगा। दूसरा है राम ने कक्षा में प्रथम आने के लिए बहुत परिश्रम किया। तो बहुत परिश्रम के लिए जो मुहावरा है वो है आकाश पाताल एक करना। तो लिखेंगे राम ने कक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। अगला है रमेश की प्रिय पुस्तक खो जाने पर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब शोर मचाना के लिए जो मुहावरा है वो है आसमान सिर पर उठाना। तो आप लिखेंगे रमेश की प्रिय पुस्तक खो जाने पर उसने आसमान सिर पर उठा लिया। अगला है तेज ज्वर के कारण मेरे सारे शरीर में दर्द हो रहा है। शरीर में दर्द हो रहा है, इसके लिए जो मुहावरा है वो है अंग अंग टूटना। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि तेज बुखार होने के कारण मेरा अंग अंग टूट रहा है। तेज बुखार होने के कारण मेरा अंग अंग टूट रहा है। अगला है राहुल हमेशा अपनी ही बातें करता रहता है। अब राहुल हमेशा अपनी ही बातें करता रहता है, इसका मतलब यह हुआ कि अपना राग अलापना। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि राहुल हमेशा अपना ही राग अलापता रहता है। राहुल हमेशा अपना ही राग अलापता रहता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, सही विकल्प छांटिए। अगर मगर करना का अर्थ है टाल मटोल करना। क्या है? टाल मटोल करना। आप इसको टिक कर देंगे। अगर मगर करना का अर्थ टाल मटोल करना। अपने पैरों पर खड़े होने का अर्थ है आत्मनिर्भर होना। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है इधर उधर की हाँकना। इसका अर्थ है व्यर्थ बोलना। अपनी खिचड़ी अलग पकाने का अर्थ है
मिलकर काम न करना। ठीक है, अब ये देखिए जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र, ये पत्र लिखना हमने क्लास में बताया हुआ है, तो ये पत्र आप लोग खुद से लिखेंगे। अगर इसमें किसी छात्र को कोई दिक्कत होती है तो मुझसे बात कर लेगा, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा, सहायता कर दूंगा ना, लेकिन आपको लिखना खुद से है। उसके बाद देखिए अगला है बाल श्रम या निषेध अथवा कन्या भ्रूण हत्या पर आपको अनुच्छेद लिखना है, ये भी आपको खुद से लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रोटी, कपड़ा और मकान, ये मानव की मूलभूत आवश्यकता है, तो पहले प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है आज के युग की प्रथम आवश्यकता क्या है, तो आप लिखेंगे आज के युग में शिक्षा ही मानव की प्रथम आवश्यकता है। क्या है? शिक्षा मानव की प्रथम आवश्यकता। आज के युग की प्रथम आवश्यकता क्या है, तो आप लिखेंगे आज के युग की प्रथम आवश्यकता शिक्षा है। ठीक है, अगला है मानव अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ कैसे बनता है, तो यहाँ पर देखिए शिक्षा ही मानव को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाती है। शिक्षा ही मानव को शिक्षा के द्वारा मानव अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनता है। शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षा की उपयोगिता को जानकर भारत सरकार ने साक्षरता अभियान चलाया है। प्रौढ़ शिक्षा अभियान भी साक्षरता अभियान का महत्वपूर्ण अंग है ना। इसके अलावा समाज सेवी संगठन, छात्र भी इन अभियानों में सराहनीय भूमिका अपनाते हैं। ईच वन टीच अर्थात हर पढ़ा लिखा व्यक्ति एक निरक्षर व्यक्ति को साक्षर बनाए, जैसे अभियान भी चल रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन से अभियान चल रहे हैं, तो प्रौढ़ शिक्षा अभियान, साक्षरता अभियान, ईच वन टीच अभियान, इस तरीके से आप ये सारे अभियान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। शिक्षा के प्रचार के लिए सरकार द्वारा कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि साक्षरता अभियान, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, ईच वन टीच अभियान ना, इस तरह से आदि अभियान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ईच वन टीच वन कार्यक्रम क्या है, तो ईच वन टीच वन कार्यक्रम यह है कि यहाँ पे आप लिखेंगे अर्थात यहाँ पे लिखेंगे हर पढ़ा लिखा व्यक्ति एक निरक्षर अनपढ़ को साक्षर बनाए ना, इसका मतलब यही है, तो यही आपको इसका लिख देना है। ठीक है, निम्न शब्दों के उपसर्ग छाटिए, तो अनपढ़ में अन उपसर्ग है, प्रगति में प्र उपसर्ग है, अशिक्षा का जो विलोम है वो है अशिक्षा का विलोम शिक्षा। ठीक है, अशिक्षा का जो विलोम है वो शिक्षा है। ठीक है, उसके बाद कपड़ा का जो पर्यायवाची शब्द है वस्त्र और अंबर है। नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब यहाँ पे काव्यांश दिया हुआ है, इसके प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अब यहाँ पे उपयुक्त शीर्षक दीजिए। शक्ति की जय, विजयी को नमस्कार, पराजित की पूछ नहीं, क्षमाशील। अब इसमें कविता क्या है कि क्षमाशील हो रिप समकक्ष तुम विनय हुए नित्य। अब इसमें जो शीर्षक होगा आपका ये होगा क्षमाशील। क्या होगा? क्षमाशील, ये आपका शीर्षक हो जाएगा। क्षमा का गुण किसे शोभा देता है? शक्तिशाली को, कमजोर को, कायर को, पुरुष को, तो शक्तिशाली को आप लिखेंगे। ठीक है, पद्यांश के पहले परिच्छेद में किस घटना को संकेत किया गया है? महाभारत का युद्ध, कलिंग का युद्ध, भारत पाक लड़ाई, चीन का हमला। तो अब यहाँ पर देखिए जो कहा गया है यहाँ पे महाभारत के युद्ध को कहा बताया गया है। महाभारत के युद्ध। संसार किसको पूछता है? जिसके पास सहनशीलता, क्षमा व दया हो, जो शक्तिशाली हो, यानी पहला और दूसरा, ये भी सही है और ये भी सही है। इन दोनों का जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन को आप टिक करना है। ठीक है, उसके बाद अगला है देखिए बल से ही व्यक्ति किसको झुका सकता है, कभी ऐसा क्यों कहता है? तो एक बलशाली ही अपनी बात को मनवा सकता है, वह अपने वचनों को पूरा करवा सकता है, लोग उससे घबराते हैं। तो यहाँ पर ये पहला और दूसरा, ये चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। ये दोनों ही ऑप्शन इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सहनशीलता में प्रत्यय जो है वो कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ता प्रत्यय है सहनशीलता में,
ता प्रत्यय है। कायर का विलोम शब्द वीर हो जाएगा। दर्प का जो समानार्थी शब्द होगा वो घमंड होगा। समपुज्य में उपसर्ग कौन सा लगा है, तो इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए शक्ति का विशेषण, शक्ति का जो विशेषण होगा वो हो जाएगा शक्तिशाली, ठीक है। क्या हो जाएगा, शक्तिशाली। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। उसके बाद हम अगली वीडियो में अलंकार प्रत्यय ये डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप इतना अपना, अभी हमने पेज नंबर कितने तक, पेज नंबर 49 तक डिस्कस किया, तो पेज नंबर 49 तक आपकी हिंदी एलसी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जब भी क्लास होगी तो उसमें हम इसको चेक करने का काम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।